दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी प्रॉमिस यू पर। इस मंच के माध्यम से आज आपको एक प्रॉमिस करना है। प्रॉमिस क्या कि आज जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको तब तक रिवीजन और तब तक याद करना है जब तक आप अपने सक्सेस को पा ना लें, एग्जाम में सफल ना हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का चैनल है, जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक से शुरुआत कर दी थी, तो आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ब्रॉडली करेंगे। जो भी मैं पढ़ाऊंगा मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा कि चाहे आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे वो आपका अपर लेवल तक एग्जाम हो, चीज़ें दोनों में आए। ठीक है, तो बहुत ही ब्रॉड वे में और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जैसा कि नाम से आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द आ रहा है रेगुलेटिंग। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना या कंट्रोल करना। तो किसे कंट्रोल करना? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है क्या? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हिस्ट्री के लेक्चर में होगी। यहाँ एक रूपरेखा तैयार कर देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। और जब व्यापार होता है तो व्यापार पे एकाधिकार करने की भी कोशिश किया जाता है। कुछ नए कानून नियम भी बनाए जाते हैं। वही नियम है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जानने से पहले, उससे पहले की कुछ क्या परिस्थिति थी, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलासी और बक्सर इन दो युद्धों को जीता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलासी और बक्सर के दो युद्धों को जीता। पलासी का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। वहीं बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। पलासी कहाँ पर पड़ता है? पलासी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और बक्सर कहाँ पर पड़ता है? बक्सर बिहार में पड़ता है। ठीक है, इन दोनों युद्धों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया। ठीक है, जब जीत लिया तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस पर जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जब ये सारी चीज़ें, इन तीनों राज्यों का या इन तीनों का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कौन चलाता था, या ईस्ट इंडिया कंपनी पे पहले किसका शासन हुआ करता था? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आज की तरह कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन चलाता था? तो दोस्तों, उस समय 24 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला जाता था। ठीक, इसमें 24 सदस्य होते थे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इन सदस्यों का चुनाव कैसा होता था या कौन करता था? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स, यानी जो भी उसके अंशधारी होते थे, वो इन सदस्यों का चुनाव करते थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते थे? 24। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उस समय बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा? 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन चलाया। अब ये द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया था वो क्या होता है? तो दोस्तों, द्वैध शासन के अंतर्गत, द्वैध यानी कि दो क्या, दो भागों में बांट दिया उस शासन को। पहले के अंतर्गत क्या हुआ? जो भी राजस्व या पैसा वो तो कंपनी रखेगी, और जो नवाब थे, उस समय जो नवाब थे, उनके पास सारे प्रशासनिक मामले सौंप दिए गए। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव का था। तत्पश्चात क्या हुआ? बंगाल का आखिरी गवर्नर, क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, बंगाल का आखिरी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स बना, जो आगे चलकर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहलाया। इसने क्या करा? जो रॉबर्ट क्लाइव ने 1772 तक द्वैध शासन चलाया था, उसे 1772 में उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। जब समाप्त कर दिया, पुनः जो सत्ता की बागडोर या जो भी शासन व्यवस्था थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार जमाने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने एक नियम, एक कानून बनाया। क्या कानून? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किसे रेगुलेट किया? अब आपको समझ में आ गया होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए इस कानून को बनाया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक, और ये कानून ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। ठीक है, पहली बार इस कानून के माध्यम से जो कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक मामले थे उन्हें अलग अलग किया गया। इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने भारत में केंद्रीय
प्रशासन की नींव रखी। इस नियम का उद्देश्य क्या था, या इस जो अधिनियम जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसका उद्देश्य क्या था? ये तो दोस्तों इसका उद्देश्य यहाँ रूपरेखा से आपको समझ में आ गया होगा। इसका उद्देश्य कंपनी में जो कुप्रशासन था या जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करना था। ठीक है। इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। वो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इस अधिनियम के माध्यम से मद्रास और बंबई के जो प्रेसिडेंसी या जो क्षेत्र थे उसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक, इसी अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य होते थे? एक मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी कि 4 सदस्य हुआ करते थे इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। उस समय जो बंगाल में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, उस सर्वोच्च न्यायालय में कितने सदस्य होते थे? 4। आज के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने सदस्य है, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है। तो दोस्तों इस सुप्रीम कोर्ट में जो उस समय अंग्रेज या जो भारतीय थे, उन्हें अगर अपनी कुछ भी गुहार लगानी होती थी न्याय की, तो वो यहीं जाते थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कानून बनाने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंपा गया। उसकी परिषद में कितने सदस्य होते थे? तो उसकी परिषद में 4 सदस्य होते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रख दी कि इस कानून को जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो इस अधिनियम के माध्यम से कानून बनाएगी, उस कानून को लागू करने से पहले भारत सचिव की अनिवार्यता जरूरी होगी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनका निजी व्यापार करना पूर्णतः प्रतिबंध यानी कि बिल्कुल मना कर दिया गया। किसके माध्यम से? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। तो दोस्तों जितना भी इस पॉइंट में कवर हो सकता था, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती थी, वो मैंने सारी इसमें कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा इस टॉपिक से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो आपका छूटेगा नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप ज़रूर उसे एग्ज़ाम में करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, सपोर्ट, लाइक, कमेंट्स कराएं। कुछ भी गलती हुई हो उसे कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि मैं उसे इम्प्रूव, उसमें कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।